तारीख है 10 नवंबर 1889। जगह है न्यूयॉर्क शहर, जहां दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐसी खबर छप रही है जो दूर हिंदुस्तान में बैठी ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर एक जोरदार करारा थप्पड़ मारती है। वो खबर एक भारतीय डाकू के बारे में है जिसे उस अखबार ने भारत का रॉबिन हुड का नाम दिया। आखिर कौन था वो शख्स जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर और फैली हुई सल्तनत ब्रिटिश साम्राज्य एक खूंखार, बेरहम अपराधी और डाकू बता रही थी, जिसके नाम से अंग्रेज अफसरों की रूह कांपती थी। लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका में बैठा ये बड़ा अखबार उसे गरीबों का मसीहा, एक सच्चा हीरो, एक ऐसा योद्धा कह रहा था जो अमीरों से लूटकर गरीबों का पेट भरता था। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उन विरोधाभासों की जहां सच और झूठ की जंग होती है, जहां इतिहास की किताबें अक्सर हार जाती हैं और वो असली कहानियां दबा दी जाती हैं, छिपा ली जाती हैं। लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटेंगे, उन धूल भरे रिकॉर्ड्स को झाड़ेंगे और उस सच्चाई को सामने लाएंगे जो इस महानायक की असली गाथा है। ये कहानी है टंटिया भील की, वो नाम जो आज भी मध्य भारत के घने जंगलों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, निमाड़ के गांवों में किसी पुराने लोकगीत की तरह गूंजता है। वो नाम जिसे लाखों लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे प्यार और सम्मान से मामा कहते थे। टंटिया मामा, जैसे कोई अपना, कोई रक्षक, कोई ऐसा शख्स जो मुश्किल में हाथ थाम ले। और वो ही नाम जिससे ब्रिटिश पुलिस की रातों की नींद हराम हो जाती थी। उनके अफसर रात भर जागते, सोचते कहां छिपा होगा वो, कब हमला करेगा। आखिर कौन था टंटिया? एक साधारण डाकू जो लूटपाट करता था, या एक क्रांतिकारी जो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ता था? एक अपराधी जैसा अंग्रेज उसे बताते थे, या अपने समुदाय का रक्षक जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं, उन जंगलों में घूमते हैं, उन घटनाओं को जीते हैं और उस सच्चाई को महसूस करते हैं जो टंटिया मामा की असली कहानी बताती है। लेकिन हर बार की तरह इनकी कहानी भी इनके बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बात है आज से लगभग 180 साल पहले, 1840 के दशक में, मध्य भारत का निमाड़ इलाका। वो जगह जहां सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां आसमान को छूती हैं, घने जंगल हर तरफ फैले हुए हैं, नदियां बहती हैं और हवा में वो जंगली खुशबू है जो आदिवासियों की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ हुआ किसो एक छोटे से गांव बरदा में एक बच्चे ने जन्म लिया। इतिहासकारों में उसकी जन्म की सटीक तारीख पर थोड़ा बहुत मतभेद है। कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं 26 जनवरी 1842, कुछ कहते हैं 1840 या फिर 1844। लेकिन ये बात पक्की है कि वो जन्मा उस भील समुदाय में जो इस धरती के असली प्राचीन वारिस थे। वो लोग जो हजारों सालों से इन जंगलों को अपना घर मानते आए थे, अपनी माँ कहते थे। भील शब्द की जड़ें द्रविड़ भाषा के बिल्लू या विल्लू में हैं, जिसका मतलब है धनुष। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगी जंगल से शुरू होती थी और जंगल पर ही खत्म हो जाती थी। तीरंदाजी उनके खून में थी, जैसे कोई जन्मजात हुनर। एक भील बच्चा जैसे टंटिया छोटी उम्र में ही धनुष थाम लेता है। उसके पिता उसे सिखाते, बेटा ये धनुष तुम्हारा साथी है, जंगल में शिकार करो लेकिन कभी बेवजह मत मारो, प्रकृति हमारी माँ है। वो तीर चलाते, जंगल में घूमते और वो कौशल सीखते जो बाद में उनकी ताकत बनेगा। जंगल का हर कोना उनका था। वो आत्मनिर्भर थे, अपनी संस्कृति और परंपराओं में पूरी तरह रचे बसे। उनकी अपनी एक समृद्ध, अनूठी संस्कृति थी जो सदियों से चली आ रही थी। घूमर नृत्य जो उनके समाज में नारीत्व का प्रतीक था। कल्पना करो, शाम के समय गांव में औरतें घूमर नाचती, रंग बिरंगे कपड़ों में, और वो ताल जो दिल को छू ले। या फिर पिथौरा चित्रकला, वो दीवारों पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स जो उनके जीवन, उनकी मान्यताओं, उनके देवताओं को रंगों से बयां करती थीं। देखो, ये चित्र हमारे पूर्वजों की कहानी है। कोई बूढ़ा भील बच्चे को बताता। उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, ग्रामदेव, कुलदेव और दूसरे देवी देवता जिन्हें वो पूजते थे। जीने का अपना एक स्वाभिमानी तरीका। वो सिर्फ शिकारी या किसान नहीं थे, वो योद्धा थे। इतिहास गवाह है, जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगलों से लोहा ले रहे थे तो यही भील योद्धा उनकी सेना की रीढ़ बने थे। वो जंगलों से निकलकर लड़ते, दुश्मन को छका देते। हम भील हैं, हमारी ताकत जंगल है, वो कहते। लेकिन अब टंटिया के जन्म के समय उनके आसमान पर एक नया काला साया मंडरा रहा था। एक ऐसी ताकत जो मुगलों से भी ज्यादा निर्दयी, ज्यादा लालची थी, ब्रिटिश साम्राज्य। वो दौर जब 1857 की क्रांति की आग को अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से कुचला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो चुका था और अब हिंदुस्तान पर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन था। ये एक नया दौर था जहां अंग्रेजों की आंखें संसाधनों पर थीं। उन्हें चाहिए थे अपनी नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए जंगलों की बेशकीमती लकड़ी
वो मजबूत साल सागवान के पेड़ जो सदियों से खड़े थे, अपनी तिजोरियां भरने के लिए जमीन और उस जमीन से मिलने वाला लगान, वो टैक्स जो गरीबों की कमर तोड़ दे। और इन सब की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे जंगल और जंगल में रहने वाले ये आदिवासी, ये भील। टंटिया छोटी उम्र में ही ये सब देखता, महसूस करता। वो अपने पिता से सुनता, बेटा वक्त बदल रहा है, ये गोरे लोग हमारी जमीन छीन रहे हैं। उसका दिल दुखता, लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि वो अभी बच्चा था। लेकिन वो बीज बो दिया गया था, बगावत का बीज। जैसे जैसे टंटिया बड़ा होता गया, करीब 1860 तक उसके चारों तरफ का माहौल बदलता गया। वो जंगल अब खतरे में था। वो देखता उसके चाचा पड़ोसी कैसे अंग्रेजों के कानूनों से जूझ रहे थे। उसके लोगों पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था। ये हमला सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं हो रहा था। नहीं, अंग्रेज इतने चालाक थे कि ये हमला हो रहा था कानूनों से, नीतियों से और धोखे से। ये एक 3 तरफा घातक हमला था जो भीलों के पूरे अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता था। टंटिया अब जवान हो रहा है, अपनी आंखों से देखता है कैसे उसके समुदाय को तोड़ा जा रहा है। उसका दिल जलता है, लेकिन वो अभी इंतजार करता है। पहला हमला हुआ जंगल पर, जो भीलों की जिंदगी का आधार था, उनकी सांस था। 1865 में और फिर 1878 में अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जैसे कानून बनाए। इन कानूनों के तहत वो जंगल जो भील सदियों से अपना घर, अपनी मां मानते थे, उन्हें आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। अभी क्या, जंगल में जाना, अपने मवेशियों को चराना, सूखी लकड़ी काटना जो उनके लिए रोटी का इंतजाम था, शिकार करना या कंद मूल फल इकट्ठा करना, सब कुछ जुर्म बन गया। एक झटके में भीलों को उनके ही घर में घुसपैठिए और चोर बना दिया गया। सोचो, एक भील परिवार की वो शाम, बाप घर लौटता है हाथ खाली, क्योंकि जंगल जाना मना है। बच्चे भूखे रोते हैं, माँ कहती हैं क्या करें, कानून है। लेकिन वो कानून नहीं थे, ये भीलों के पेट पर सीधी लात थी, उनकी आत्मा पर वार था। टंटिया देखता, उसके दोस्त कहते, मामा जंगल में अब पुलिस है, अगर गए तो जेल। उसका खून खौलता, लेकिन वो चुप रहता। वो जंगल जहां वो खेलता था अब दुश्मन की संपत्ति। वो पेड़ जो छाया देते थे अब काटे जाते रेलवे के लिए। ये जुल्म है, टंटिया खुद से कहता। और ये जुल्म बढ़ता गया। जंगल के जानवर, फल, सब पर रोक। भील समुदाय की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भुखमरी फैलने लगी। दूसरा हमला हुआ उनकी जमीन पर जो उनकी जड़ थी। अंग्रेजों ने एक नया राजस्व सिस्टम लागू किया, जिसका एकमात्र मकसद था ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना, गरीबों को निचोड़ना। टैक्स वसूलने का अधिकार गांव के बनियों और साहूकारों को दे दिया गया, जो अंग्रेजों के सबसे वफादार दलाल थे, सबसे बड़े चापलूस। ये साहूकार भोले भाले आदिवासियों को मामूली रकम का कर्ज देते, जैसे बीज के लिए या बीमारी में, लेकिन फिर उस पर इतना ब्याज लगाते कि वो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता था। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कल्पना करो, एक भील किसान कर्ज लेता है 100 रुपए का, ब्याज लगता है 2 गुना 3 गुना। महीने बीतते हैं, कर्ज हजारों में पहुंच जाता। फिर क्या, धीरे धीरे कर्ज के इसी जाल में फंसाकर उनकी बची खुची जमीनें भी हड़प ली जाती। जो भील कभी जमीन के मालिक हुआ करते थे, वो अब अपनी ही जमीन पर साहूकारों के बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो गए। लगान इतना ज्यादा कि फसल का आधा हिस्सा चला जाता। भूख, कर्ज और गरीबी, ये था वो चक्र जो भीलों को तोड़ रहा था। और तीसरा, सबसे भयानक, सबसे क्रूर हमला हुआ उनकी पहचान पर, उनके आत्मसम्मान पर। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने एक बेहद क्रूर और अमानवीय कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून के तहत भील समेत हिंदुस्तान के कई आदिवासी और घुमंतू समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इसका मतलब क्या कि किसी भी भील पुरुष, स्त्री या बच्चे को सिर्फ भील होने के नाते अपराधी माना जा सकता था। किसी भी भील को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, यहाँ तक कि मार भी दिया जा सकता था। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था, एक ऐसा जहर जो समुदाय को अंदर से तोड़ दे। किसी समुदाय को सैन्य ताकत से हराने से पहले उसे दुनिया की नजरों में गिराना जरूरी होता है, उसे अमानवीय साबित करना। जन्मजात अपराधी का ठप्पा लगाकर अंग्रेजों ने भीलों से उनका आत्मसम्मान छीनने की कोशिश की और अपने हर जुल्म को जायज ठहराने का एक कानूनी रास्ता बना लिया। कानून की नजर में भील होना ही अब एक जुर्म था। टंटिया देखता, उसके गांव में छापे पड़ते, लोग डरते, हम अपराधी नहीं हैं, वो खुद से कहता। लेकिन सिस्टम कहता, हाँ तुम हो। ये दमन का शिकंजा था जो कसता जा रहा था और टंटिया के अंदर की आग सुलगती जा रही थी। इसी घुटन भरे, दम घोंटू माहौल में जवान हो रहे टंटिया के अंदर बगावत की आग सुलग रही थी। वो अपनी आंखों से देखते थे, उनके लोग बेबस होते जा रहे थे, अपनी जमीनें खोते जा रहे थे, अपना सम्मान कुचलवाते जा रहे थे। करीब 1874 में उनकी जिंदगी की पहली बड़ी घटना घटी। उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया।
जुर्म बैड लाइवलीहुड, यानी खराब आजीविका। ये क्या था? कोई ठोस मतलब नहीं, बस एक बहाना। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का इस्तेमाल था, जहां भील होना ही काफी था। 1 साल की सजा। जेल में टंटिया ने अंग्रेजों के जुल्म को और करीब से देखा। वो सलाखों के पीछे से देखते, उनके जैसे आदिवासी यातना सहते, चीखते। ये कैसा न्याय, वो सोचते। वो सजा ने उनकी आग को और भड़का दिया। मैं बाहर निकलूंगा और लड़ूंगा, शायद वो खुद से वादा करते। जेल से छूटने के बाद टंटिया ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। वो गांव गांव जाते, लोगों से कहते, उठो, लड़ो, ये जुल्म सहना बंद करो। लेकिन व्यवस्था बाहरी हो चुकी थी, अंग्रेजों के कान बंद थे। फिर 1878 में दूसरी गिरफ्तारी। इस बार उन्हें पकड़ने वाला अफसर था हाजी नसरुल्लाह खान यूसुफजई, जो ब्रिटिश फौज में एक बड़ा अधिकारी था। टंटिया को खंडवा की जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक और अपराधी को सलाखों के पीछे कर दिया है और ये अध्याय यहीं समाप्त हो गया। लेकिन वो बहुत बड़ी घोर गलती कर रहे थे। वो किसी आम कैदी से नहीं टकराए थे, बल्कि एक ऐसे तूफान से जो उनकी सल्तनत की नींव हिलाने वाला था। जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की मोटी सलाखें और पहरेदारों की बंदूकें, ये सब टंटिया के इरादों को कैद नहीं कर सकी। गिरफ्तारी के सिर्फ 3 दिन बाद वो जेल से फरार हो गए। ये सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, ये ऐलान था कि जंगल का बेटा अब चुप नहीं बैठेगा। ये ऐलान था कि अब न्याय मांगा नहीं जाएगा, बल्कि छीना जाएगा। इस दिन से एक आम आदिवासी टंटिया मर चुका था और जन्म हुआ था उस महानायक का, जिसे दुनिया आज टंटिया मामा के नाम से जानती है। मामा आ गया, लोग विस्परिंग में कहते। और उसके बाद अगले 12 साल मध्य भारत में ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक लंबा, भयानक, बुरा सपना जैसे थे। जेल से भागने के बाद टंटिया ने अपना रास्ता चुन लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि इस बाहरी क्रूर हुकूमत को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, आवाज की नहीं। उन्होंने अपनी एक छोटी लेकिन मजबूत टोली बनाई। वो साथी जो उनके जैसे ही जुल्म झेल चुके थे, जो बगावत के लिए तैयार थे। और फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ एक खुला, बेखौफ युद्ध। वो अंग्रेजों के सरकारी खजानों को लूटते और लुटे हुए खजानों को वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते। ये लो, तुम्हारा हक है, टंटिया कहते, और लोगों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी आ जाती। वो अचानक कहीं से आते, जैसे कोई भूत, अपना काम करते और पलक झपकते ही सतपुड़ा के घने जंगलों में गायब हो जाते। लोगों के लिए वो एक मसीहा थे, एक चमत्कार। वो उन्हें प्यार से मामा कहने लगे। एक ऐसा मामा जो बेटियों की शादी के लिए मदद पहुंचाता। मामा, मेरी बेटी की शादी है, पैसे नहीं। कोई औरत रोती और हर मुश्किल घड़ी में किसी चमत्कार की तरह उनकी मदद के लिए मामा पहुंच जाता था। मामा, आप हो तो डर क्या, लोग कहते। अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें, उनके ट्रेनेड सिपाही, हजारों की फौज, सब टंटिया के सामने बेबस थी, क्योंकि टंटिया का युद्ध कौशल कुछ और था। वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसे अंग्रेज जानते ही नहीं थे। ये गुरिल्ला युद्ध था, यानी छापामार लड़ाई। सतपुड़ा के ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल उनके सबसे बड़े हथियार थे। वो और उनके साथी दावा या फालिया, वो पारंपरिक भाले जैसे हथियारों के साथ साथ बंदूक चलाने में भी माहिर हो चुके थे। उनकी रणनीति सीधी लेकिन बेहद असरदार थी। दुश्मन जब आगे बढ़े, हम पीछे हटें, उन्हें थकाएं। दुश्मन जब आराम करने के लिए रुके, हम उन पर हमला करके उन्हें परेशान करें, नींद ना आने दें। दुश्मन जब थक जाए, तब हम उन पर टूट पड़ें, और दुश्मन जब भागे, हम उनका पीछा करें, उन्हें सांस न लेने दें। वो कभी भी ब्रिटिश सेना की बड़ी टुकड़ियों से सीधे नहीं टकराते थे, क्योंकि वो जानते थे उनकी ताकत ज्यादा है, बल्कि उनके छोटे छोटे दस्तों पर, उनकी सप्लाई लाइनों पर हमला करके उन्हें धीरे धीरे कमजोर करते थे। लेकिन टंटिया को सिर्फ रॉबिन हुड कहना, उनकी कहानी और उनके मकसद को छोटा करना होगा। हाँ, वो गरीबों की मदद करते थे, लेकिन वो सिर्फ दौलत नहीं बांट रहे थे। वो एक पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, एक साम्राज्य को। वो एक समानांतर सरकार चला रहे थे, एक जनता सरकार, जहां जनता की बात सुनी जाती थी। उन जंगलों और गांवों में जहां अंग्रेजों का कानून और उनका प्रशासन फेल हो जाता था, जहां उनकी पहुंच नहीं थी, वहां टंटिया मामा का न्याय चलता था। वो लोगों के आपसी विवाद सुलझाते, 2 गांव वालों का झगड़ा, मामा बीच में आते, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, और फैसला करते। उन्हें साहूकारों के चंगुल से छुड़ाते। कोई कर्ज में फंसा, मामा आता, साहूकार को धमकाता, कर्ज माफ कर नहीं तो, और आदिवासी आजाद। और उन्हें अंग्रेजों के जुल्म से बचाते। पुलिस का छापा, मामा की टोली रोकती। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मध्य भारत के जंगलों में असली हुकूमत अंग्रेजों की तोपों की नहीं, बल्कि मामा के भरोसे की, उनके न्याय की चलती है। मामा की सल्तनत है यहाँ, लोग कहते। ये 12 साल की गाथा थी, हमले, लूट, मदद और बगावत। टंटिया मामा एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गए। टंटिया की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। वो एक व्यक्ति नहीं रह गए थे, एक विचार बन चुके थे, आदिवासी स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रतीक।
उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने सब कुछ किया। एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई गई जिसमें खास तौर पर बड़े अनुभवी अफसरों को तैनात किया गया। कुछ रिकॉर्ड्स में इस स्पेशल फोर्स के लीडर का नाम ईश्वरी प्रसाद बताया जाता है। हालांकि इतिहासकारों में इस नाम पर पूरी सहमति नहीं है। अंग्रेजों ने टंटिया को पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए, हजारों रुपए, जो उस दौर में बहुत थे। जासूसों का जाल बिछाया, गांव गांव में गुप्तचर जो टंटिया की खबर लाते। हजारों निर्दोष भीलों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों में डाल दिया गया क्योंकि उन पर टंटिया की मदद करने का शक था। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति थी। लोगों को डराओ ताकि वो टंटिया से दूर रहें। जंगल जंगल, गांव गांव टंटिया की तलाश में छान मारा गया। पुलिस दस्ते दिन रात घूमते, लेकिन टंटिया किसी के हाथ नहीं आई। कहाँ है वो शैतान? अंग्रेज अफसर चिल्लाते। जब ताकत, तकनीक और क्रूरता काम न आई तो अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना और घिनौना हथियार इस्तेमाल किया, धोखा। अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि वो टंटिया को लड़ाई के मैदान में नहीं हरा सकते। उनकी असली ताकत जंगल या उनके हथियार नहीं थी, बल्कि लोगों का उन पर अटूट, अंधा विश्वास था। उन्हें हराने का अब एक ही तरीका बचा था, उनके अपनों को ही उनके खिलाफ खड़ा करना, विश्वास तोड़ना, और उन्होंने वही किया। कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक मोड़ तब आया जब गणपत नाम के एक शख्स ने टंटिया को धोखा दिया। गणपत टंटिया की मुंहबोली बहन का पति था। वो रिश्ता जो खून से नहीं, दिल से था। अंग्रेजों ने गणपत से संपर्क किया, उसे माफी और बड़े इनाम का लालच दिया। बस टंटिया को पकड़वाओ, तुम अमीर बन जाओगे। रक्षाबंधन का मौका था, वो त्योहार जहां भाई बहन का बंधन मजबूत होता है। गणपत ने टंटिया को संदेश भिजवाया, इंदौर सेना का एक अधिकारी आपसे मिलना चाहता है, आपको माफी देना चाहता है, शांति की बात करना चाहता है। टंटिया, जो अपनों पर भरोसा करता था, अपनी बहन से मिलने और राखी बंधवाने पहुंचे, लेकिन वहां धोखे से पुलिस की घात लगी थी। पुलिस ने घेर लिया, टंटिया को पकड़ लिया। ये क्या? टंटिया की आंखों में विश्वासघात का दर्द। वो शेर जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत मिलकर न पकड़ सकी, उसे भरोसे की छुरी ने पीठ में घोंपकर घायल कर दिया। गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैली, गांव गांव, जंगल जंगल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा, जैसे दुनिया देख रही थी। गिरफ्तारी के बाद टंटिया को पहले इंदौर की सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया, जहां यातनाएं शुरू हुईं। फिर भारी सुरक्षा के बीच सैकड़ों सिपाहियों के साथ जबलपुर जेल ले जाया गया। उन पर भारी जंजीरें डाली गईं, जैसे कोई जंगली जानवर, और अमानवीय अत्याचार किए गए। मार, भूख, अपमान। जबलपुर सेशन कोर्ट में उन पर डकैती, बगावत जैसे कई आरोपों में मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक। फैसला तो गिरफ्तारी से पहले ही लिखा जा चुका था, मौत। 19 अक्टूबर 1889 को कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 4 दिसंबर 1889, वो काला दर्द भरा दिन, जब अंग्रेजों ने भारत के इस महान सपूत को जबलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन टंटिया की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अंग्रेजों का डर, उनका असली डर, यहाँ से शुरू होता है। एक साम्राज्य जो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करता था, वो टंटिया के मृत शरीर से भी इतना डर गया था कि उन्होंने उसे उनके परिवार या समुदाय को नहीं सौंपा। उन्हें डर था कि अगर लोगों को उनका शव मिल गया तो उनका अंतिम संस्कार एक क्रांति की शुरुआत बन जाएगा, एक आग जो पूरे हिंदुस्तान को जला देगी। उन्हें डर था कि उनकी कब्र एक तीर्थ बन जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को बगावत के लिए प्रेरित करती रहेगी। ये डर इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि टंटिया अपने जीवन में कितने शक्तिशाली थे, कि मौत के बाद भी उनका खौफ साम्राज्य की जड़ों को कंपा रहा था। इसीलिए रात के घने अंधेरे में वो टंटिया के शव को चुपचाप इंदौर खंडवा रेल रूट पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक आए। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो एक कहानी को, एक विद्रोह को हमेशा के लिए दफन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक अमर गाथा को जन्म दे दिया था। जिस जगह उन्होंने टंटिया के शरीर को फेंका था, वो जगह आज उनकी समाधि बन चुकी है। एक तीर्थ स्थल जहां लोग आज भी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, फूल चढ़ाते और कहते हैं, मामा आप जिंदा हो। अंग्रेजों ने टंटिया को एक अपराधी, एक डाकू के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें एक नायक, एक जननायक, एक मामा के रूप में अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा लिया। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज भी पातालपानी से गुजरने वाली हर ट्रेन उनके सम्मान में एक पल के लिए रुकती है, जैसे उस महान आत्मा को सलाम कर रही हो। मध्य प्रदेश में पातालपानी रेलवे स्टेशन और इंदौर के एक बस स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा गया है, ताकि उनकी वीरता की कहानी हमेशा याद रखी जाए। हुकूमतें बदल गईं, ब्रिटिश गए, आजादी आई, समय बदल गया, लेकिन टंटिया मामा की कहानी आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जुल्म और अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है,
तो जंगल का एक बेटा भी पूरी सल्तनत को हिलाने का दम रखता है। टंटिया का शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनकी हिम्मत की आग आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारे इतिहास के पन्नों में उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि टंटिया मामा का नाम भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहस और संघर्ष से प्रेरणा ले सकें? अपनी राय जरूर कमेंट में साझा करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही एक और वीर नायक, जंगल के पुत्र बिरसा मुंडा की अद्भुत कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।